Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज्ड 13th एडिशन ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। तो आपको बताना है हाल ही में डिजाइन और इंजीनियरिंग के 13वें संस्करण का आयोजन किसने किया। तो दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नेस्कॉम ने इसका आयोजन किया है। ओके, किसने आयोजन किया है? नेस्कॉम ने, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के 13वें संस्करण का। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, इसको जो अटेंड किया है वो है राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने इस सेशन को, यानी इस जो आयोजन किया गया उसको अटेंड किया था। ओके, कौन सा आयोजन? 13वां एडिशन था, यानी संस्करण था डिजाइन एंड इंजीनियरिंग समिट का, नेस्कॉम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई। दोस्तों, तो इसकी थीम रखी गई आपकी इंजीनियरिंग द नेक्स्ट। ओके, थीम क्या है? इंजीनियरिंग द नेक्स्ट। ओके, और इसका आयोजन आपका 6 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किया जाना है। ओके, और ये एक ग्लोबल इंजीनियरिंग और डिज़ाइन एफर्ट विद स्पेशल फोकस, ओके, यानी कि वैश्विक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन प्रयास को विशेष ध्यान के साथ मना रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 13वां संस्करण और 6 से 7 अक्टूबर 2021 तक इसको आयोजित किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं नेस्कॉम के बारे में। तो दोस्तों, नेस्कॉम का आपका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके, बात करें इसका जब गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1 मार्च 1988 को इसका गठन हुआ था, यानी फॉर्मेशन हुआ था। तो दोस्तों, यह एक क्या है? गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, यानी यह नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। और बात करें इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है। ओके, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कहाँ पे? यूपी के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, यह इसका काम क्या है? यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी पे अपना वर्क करती है। और बात करें इस समय इसके चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों प्रेजेंट में इसकी चेयरमैन है रेखा मेनन। आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, कौन है? रेखा मेनन जो है इसकी प्रेजेंट में चेयरमैन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स विल बी सेट इन कंट्री एक्सक्लूसिवली फॉर एसटी एंड एससी। ओके, आपको बताना है हाल ही में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र देश में स्थापित किए जाएंगे, विशेष रूप से एससी और एसटी के लिए। तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 75 जो है इंस्टीट्यूशंस इंस्टॉल किए जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे, जो कि आपके एससी और एसटी पॉपुलेशन पे फोकस होंगे, यानी इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मोस्टली इन्हीं के लिए ये ओपन किए जा रहे हैं, जिससे कि इनको भी क्या हो, एम्प्लॉयमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा और ये देश के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अपेडा फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम जैक फ्रूट, पैशन फ्रूट, नटमेग, जायफल फ्रॉम केरल टू विच कंट्री। तो आपको बताना है अपेडा द्वारा जो है पहला कंसाइनमेंट भेजा गया है किसका? जैक फ्रूट का, पैशन फ्रूट का और नटमेग का। ओके, तो आपको बताना है केरल से किस देश में इसको भेजा गया है, जो कि पहला कंसाइनमेंट है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया है। ये इसका पहला कंसाइनमेंट था। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं।
तो दोस्तों बात करें अपेडा की, तो अपेडा को क्या बोला जाता है? द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो हमारे देश से फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा वो इसी के अंडर में किया जाएगा, यानी यही उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कौन? अपेडा। तो आप लोग इसके वर्क याद रखिएगा। ओके, तो पहला कंसाइनमेंट आपका कहाँ भेजा गया है? केरल से, यानी केरला से आपका ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भेजा गया है। बात करें अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन से फ्रूट्स इंक्लूड है, तो आपका जैक फ्रूट, पैशन फ्रूट और नटमेग आपका इसमें इंक्लूड है। ओके, नटमेग को आप जैफल बोलते हैं। ओके, बात करते हैं इसमें जो है क्या प्रमोट करने की बात की जा रही है, यानी इसका एम क्या है या इसको क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है एक लक्ष्य रखा है हमारे एक्सपोर्ट का, यानी 2021 से 2022 तक जो है हमें $400 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने का गोल अचीव करना था। ओके, इसी के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। बात करें जो ये फ्रूट्स हैं, इनको आप 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, कितने दिन तक? आप इसको 1 साल से ज़्यादा तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको करने का एम क्या है और कौन कौन से फ्रूट अभी एक्सपोर्ट किए गए हैं और किसके साथ यह पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन फ्रूट्स को। पहले अपेडा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपेडा हमने पढ़ा, इसका फुल फॉर्म क्या? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, यानी कि उच्च संस्था है। किससे रिलेटेड? हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड जो होगा, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो भी एक्सपोर्ट होगा वो इसी के अंडर में होगा। ओके, बात करें अपेडा जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, तो दोस्तों ये आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। ओके, बात करते हैं अपेडा की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपके एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, यानी कि एक अधिनियम के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। 1925 में ये बॉडी बनाई गई थी और इसने वर्क करना यानी अपना जो है काम करना कब स्टार्ट किया था, तो 13 फरवरी 1986 से ये वर्किंग में आ गई थी, यानी कि 85 में इसकी स्थापना हुई और 86 में इसने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह वर्क करती है अपेडा। ओके, 13 फरवरी 1986 से इसने ये कार्यरत है। ओके, बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और प्रेजेंट जो इसके चेयरमैन है वो आपके हैं डॉक्टर एम अंगमुथु। ओके, कौन है? अंगमुथु इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं वो फ्रूट्स कौन कौन से। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा जैक फ्रूट के बारे में, यानी हम लोग जो कटहल खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। एक तो इसका आपका कंसाइनमेंट में इसको एक्सपोर्ट किया गया। ओके, बात करते हैं जैक फ्रूट की दोस्तों, तो जैक फ्रूट जो है ये मोस्टली आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा इसकी लोकेशन, मोस्टली इसका कहाँ पे खेती होती है, यानी ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? मोस्टली वेस्टर्न घाट में। और ये जो है आपके केरल का स्टेट फ्रूट भी है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये आपका केरल का एक्सपोर्ट स्टेट फ्रूट भी है। ओके, अब बात करते हैं इसकी दोस्तों, ये आपको जो फिगर में दिख रहा है ये आपका है पैशन फ्रूट। ओके, जो हमने अभी पढ़ा कि पैशन फ्रूट का भी एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ओके, बात करते हैं इसका लाभ क्या होता है, तो दोस्तों यह एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है जिसमें आपका विटामिन और फाइबर जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, ये आपकी स्किन और आपकी विजन यानी कि आपकी देखने की क्षमता और आपका इम्यून सिस्टम, ओके, इन सभी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये आपका रहा है जयफल, जिसको हमने नटमेग भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज अंडर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे टू स्ट्रेंथन द conservation actions for migratory birds and their habitats, which covers a large area of Eurasia between Arctic and Indian Ocean। तो आपको बताना है आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाले
प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के लिए संरक्षण कार्यों को मजबूत करने के लिए मध्य एशिया फ्लाईवे के तहत कितने देश हैं। ओके, तो आपको बताना है जो माइग्रेट होके जो बर्ड्स आती है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो बर्ड्स माइग्रेट होके आती हैं, ओके, उसके माइग्रेशन को कंजर्व करने के लिए कितने देश एक साथ खड़े हुए हैं, यानी कितने देश इसके लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 30 कंट्रीज जो हैं इसके अंदर, यानी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत 13 कंट्रीज जो हैं आपकी वर्क कर रही हैं। किस में वर्क कर रही हैं, यानी जो आपके बर्ड्स वगैरह हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट जब आपका चेंज होता है उनके लिए वो हैबिटेट सूटेबल नहीं होता, यानी जो वहाँ का पर्यावरण है उसमें वो रह नहीं पाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी जैसे वो अगर मान लीजिए उनको सूटेबल है समर, तो अब आ गया विंटर, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकते, इसलिए वो अपना माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे उस समय विंटर होगा। ओके, इसको आप माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा माइग्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों इसी को बचाने के लिए, यानी ये जो आपका सिस्टम है, यानी कि जो ये हैबिटेट है इनका, उसको संरक्षित करने के लिए ये आपका बनाया गया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ओके, जिसमें आपके कितने देश शामिल है, 30 कंट्रीज आपकी शामिल हुई हैं इनके हैबिटेट को संरक्षित करने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर कौन सी स्पीसीज आती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा बहुत ही फेमस नेम कुछ, जैसे कि आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन, यह आपकी इसमें आती है, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। ओके, आई होप आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। यह एक इंडेंजर्ड स्पीशीज भी है। ओके, यह आपके आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में आती है। बात करते हैं आपकी साइबेरियन क्रेन, जो कि हमारे राजस्थान में भी आती है माइग्रेट होकर के। ओके, ये भी आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो आपको क्या याद रखना है, कौन सी है, ये आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जिसके अंतर्गत 30 कंट्रीज हैं जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रही हैं। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, इंडिया भी इसका पार्ट है, आपको ये याद रखना है। ओके, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विच इज बिकमिंग वन ऑफ द प्रॉमिसिंग ऑब्जर्वेटरी साइट ग्लोबली लोकेटेड एट। तो आपको बताना है हाल ही में भारतीय खगोलीय वेधशाला जो विश्व स्तर पर एक होनहार वेधशाला स्थल बन रही है वह कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोस्तों इसकी स्थापना आपकी लद्दाख में की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है इसकी स्थापना, लद्दाख में की जा रही है। तो बात करते हैं ये आखिर है क्या। तो दोस्तों ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है यह एक प्रकार का टेलीस्कोप है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड, हमने बात करी लद्दाख में। अब बात करें लद्दाख में कहाँ पे, तो दोस्तों लद्दाख के लेह के पास में एक हैनले नाम की जगह है, हैनले, यहाँ पे आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है इसको लोकेट किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये एक ग्लोबली क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट बनती जा रही है। ओके, बात कर लेते हैं जो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकली जो ये ऑब्जर्वेटरी है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट साइट्स में से एक है, यानी कि ऊंचाई पे बनाई गई सबसे जो हाईएस्ट आपके ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकल हैं उनमें से एक इसको माना जाता है। ओके, ये जो वर्क करती है आपकी ऑप्टिकल और इंफ्रारेड और गामा रेज पे वर्क करती है और ये एक प्रकार का क्या है, टेलीस्कोप है। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लद्दाख में लेह के पास हैनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला विश्व स्तर पर होनहार वेधशाला स्थलों में से एक बन रहा है। ओके, भारतीय खगोलीय वेधशाला में ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे जो दूरबीनों पर दुनिया का सबसे ऊंची जगहों में से एक है, यानी यह बहुत ही हाई प्लेस पे इसकी को स्थापित किया गया जो कि वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट टेलीस्कोप हैं उनमें से एक है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसकी लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पे, लद्दाख के लेह में हैनले नामक जगह पे। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन ऑन ओकेजन ऑफ
जयंती, यानी आपको बताना है किसके बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने जो है यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जल जीवन मिशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसकी बात करें तो इसको जो है 2019 में शुरू किया गया था, यानी जल जीवन मिशन जो है आपका 2019 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है 55 लीटर यानी 55 लीटर जो वाटर है वो पर पर्सन जो है पर डे आपको दिया जाएगा, यानी एक व्यक्ति को एक दिन के लिए 55 लीटर वाटर देने की बात की जा रही है। ओके, कहाँ पे ये आपका रूरल हाउस होल्ड के लिए बनाया गया था। ओके, पानी आपका यानी जो वाटर दिया जाएगा वो आपका टैप के माध्यम से दिया जाएगा, जो कि आपको क्या कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक जो है सभी घरों में टैप की सुविधा उपलब्ध कराना। आई होप अब आप लोगों को जल जीवन मिशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं यह कहाँ तक लक्ष्य पहुंचा है इसका। तो दोस्तों 7.8 करोड़ जो है यानी 41.14% जो हाउस होल्ड है यानी जो घर हैं उनमें जो है टैप वाटर सप्लाई की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। अब बात करते हैं कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे यह योजना को जो 100% पूरा कर लिया गया। आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वो है आपका, एक तो हो गया आपका गोवा, उसके बाद आपका तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। ओके, ये वो राज्य हैं जहां पर इन्होंने यानी कि जल जीवन मिशन जो है 100% कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसका जो वो रखा गया आपका क्या रखा गया, हर घर जल। ओके, इसका स्लोगन क्या है, हर घर जल। आप लोग इसे याद रखिएगा। आई होप अब आप लोगों को जल जीवन मिशन से संबंधित कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विन्स द FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2021 मेंस। तो आपको बताना है मेंस में आपका FIH हॉकी स्टार अवार्ड किसने जीता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने जो है हॉकी में एथलीट वर्ग में जो है सबसे टॉप पे रहे, यानी इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी स्टार अवार्ड्स में सबसे नंबर 1 पे रहे। ओके, चलिए आइए इसके बारे में और जानते हैं और हम ये भी जानें कि महिलाओं में सबसे टॉप पे कौन रहा। तो अगर बात कीजिए FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड की, तो दोस्तों एथलीट कौन, गुरजीत कौर, ये बेस्ट प्लेयर वुमेन में रही। ओके, याद रखिएगा, इस पे आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस बार हमने ओलंपिक में मेडल भी जीता था ब्रॉन्ज, और हमारी वुमेन्स टीम टॉप 4th में भी पहुंची थी। ओके, तो इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता। तो आपकी गुरजीत कौर, ये जो है आपकी बेस्ट प्लेयर वुमेन्स में इनको अवार्ड मिला है। ओके, अब बात करते हैं मेंस में, हमने कर लिया कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, इनको बेस्ट प्लेयर मेन में दिया गया है। और वुमेन में आपकी सविता, ये क्या है, बेस्ट गोलकीपर अवार्ड दिया गया है इनको। ओके, और आपके सरजीश, ये मेंस में बेस्ट गोलकीपर हैं। शर्मिला देवी आपकी क्या है, बेस्ट राइजिंग स्टार वुमेन। ओके, और विवेक प्रसाद ये बेस्ट राइजिंग स्टार मेन में है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, ये जो आपकी है विवेक प्रसाद, इनको जो बेस्ट राइजिंग स्टार में भी, और साथ साथ ये क्या है, कोच हैं ऑफ इंडियाज वुमेन्स टीम के, ये कोच भी हैं। ओके, इनको ये दोनों चीज़ के लिए अवार्ड मिला है। सो आई होप आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली which state government approved 404 किलोमीटर हाईवे टू कनेक्ट राजस्थान MP उत्तर प्रदेश। ओके, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने 404 किलोमीटर का हाईवे की बात करी है, जो कि हमारे राजस्थान, MP और UP को कनेक्ट करेगा। ओके, तो आपको बताना है यह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह
योजना लागू की गई है, जिसमें आपकी 404 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनेगा जो आपको राजस्थान से एमपी और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना आपकी यानी ये राज्य का दर्जा इसको जो है 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। कैपिटल की बात करें तो दोस्तों कैपिटल इसकी भोपाल है और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका इंदौर। दोस्तों इंदौर क्या है आपको पता होगा, सबसे स्वच्छ सिटी में भी आता है। ओके, बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यहाँ के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है मंगू भाई सी पटेल, यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं। यहाँ के सीएम है आपके शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से आते हैं। यहाँ की लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकार्मल है यानी एक सदनात्मक व्यवस्था है और यहाँ पे 230 सीट्स हैं। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के लिए यहाँ से 29 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ से 11 सीट्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ की कैपिटल यानी कि भोपाल आपका ये रहा है भोपाल जो कि एमपी की कैपिटल हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं ये किससे बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये आपको यूपी से बाउंड्री हो गई एमपी की, और राजस्थान से, इधर आपका महाराष्ट्र से, ये आपका गुजरात और इधर छत्तीसगढ़ से। तो इन सभी राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है वो कौन सी है। तो दोस्तों प्रेजेंट में यहाँ पे एक योजना चल रही है निपुण योजना। ओके, जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत वर्क कर रही है, जिसमें क्या है आपके जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो बच्चे उनकी लिटरेसी रेट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना। ओके, ये क्या है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सो दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया अचीव द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी, यानी उसको रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी सभी चीज़ें उसको अच्छे से आने लगी। ओके, कब तक एंड ऑफ ग्रेड 3 यानी 3rd क्लास तक उसको ये सभी चीज़ें आने लगी। और इस योजना को पूरा करना है इनको 2026 से लेकर 2027 तक इसको पूरा करने का रखा गया है प्लान इसका। ओके, आई होप अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है recently how many mega textile parks approved by government of India in several part of country in 5 years। तो आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की जा रही है। ओके, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो कि अप्रूव किए गए हैं। तो आपको बताना है कितने ऐसे मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को अप्रूवल मिला है, कितने सालों में बनेंगे ये 5 ईयर में इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी कि 7 मेगा पार्क्स आपके बनाए जाएंगे। ओके, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की जा रही। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में और जानते हैं। तो बात की जा रही है इसको क्यों बनाया जा रहा है। तो बिल्ड इंडिया एज अ मेजर एक्सपोर्ट हब ग्लोबली, यानी कि हमको क्या बनना है, एक एक्सपोर्टर कंट्री बनना है। ओके, यानी हम बाहर जो है विदेशों में अपना माल एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमारी यूनियन कैबिनेट जो है यानी कि यूनियन कैबिनेट उसने अप्रूव किया स्कीम मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जिसको नाम दिया गया है मित्र। ओके, क्या है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स यानी मित्र अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में इसको स्थापित करना है। ओके, जो कि अगले 5 सालों में ये लक्ष्य पूरा किया जाना है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका किन राज्यों को मिलेगा। तो दोस्तों इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको गुजरात को, ओके, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा, इन राज्यों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये पहले से ही क्या है एक टेक्सटाइल हब है, यानी यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही अच्छी डेवलप है। और इस पार्क के बन जाने से क्या होगा, यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा और ग्रो कर जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली WHO हैज़ announced for the first vaccine for mosquito borne disease, name the disease। तो आपको बताना है WHO ने हाल ही में एक वैक्सीन अनाउंस की है जो कि एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के लिए। तो आपको बताना है वह मॉस्किटो बॉर्न डिजीज
कौन सी है जिसके लिए यह वैक्सीन अनाउंस की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मलेरिया के लिए WHO ने हाल ही में एक वैक्सीन को मंजूरी दी है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है एक वैक्सीन जिसका नाम है RTS/AS01 यानी जो कि मलेरिया वैक्सीन है, जो कि ये फर्स्ट टाइम यानी पहली बार इसको जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के लिए लाया गया है, यानी पहली वैक्सीन है जो आपकी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के लिए बनाई गई है। यानी ये जो डिजीज है उसने अब तक जो है कम से कम कितने लोगों की जान ले ली है आप देख पा रहे होंगे। इसने इतनी सारी लाइफ अपने मतलब मॉस्किटो डिजीज यानी कि मलेरिया की वजह से इतनी सारी जानें जा चुकी हैं। ओके, तो बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है या एक इन्फेक्शियस, यानी ये इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। ओके, जो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है? ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपका फीवर, टायर्डनेस, वॉमिटिंग, हेडेक, यानी कि आपका क्या है? बुखार आना, थकान, उल्टी और आपका हेडेक यानी सर दर्द, ये सभी क्या है? इसके आपके सिम्टम्स हैं। ओके, उसके बाद इससे कॉज क्या होता है? आपकी स्किन येलो हो जाती है, कोमा में भी जा सकता है कोई, और इवन डेथ भी हो सकती है। ओके, बात करते हैं इसका कॉज क्या है। दोस्तों इसका कॉज क्या है? एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि मॉस्किटोज के जो सलाइवा होता है यानी कि जो उनकी लार होती है, सलाइवा होता है, उसमें पाया जाता है। तो ये जब ह्यूमंस या एनिमल्स को बाइट करते हैं तो यह सलाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ह्यूमन या एनिमल में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से यह डिजीज फैलती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे किससे फैलती है? तो बात करें यह आपकी एनोफ्लीज मॉस्किटो से फैलती है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मलेरिया भी और इसकी जो वैक्सीन है उसके बारे में भी। तो दोस्तों आज का अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके और आपके लिए हम ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।